हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 25 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ये करंट अफेयर्स आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। टारगेट एग्जाम में हमारा यूपीएससी है, तो यूपीएससी के एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं या फिर देने वाले हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम हो या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो या इवन पीसीएस तक का भी, तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स मैं आपको बताता हूँ वो इस तरीके से मैं बनाता हूँ कि आपको पूरी की पूरी घटना जो है समझ में आ जाती है। साथ ही साथ रेलवे की नई भर्तियाँ आई हैं, तो रेलवे के एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि 24 फरवरी को निशानेबाजी विश्व कप में सौरभ चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि गोल्ड मेडल। 24 फरवरी को निशानेबाजी विश्व कप में सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो ये गोल्ड मेडल जीता है ये 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। और इसके साथ ही इनको जो टोक्यो जो है ओलंपिक होने वाले हैं 2020 में, उसका जो है टिकट मिल गया है, यानी कि सीधे कह सकते हैं कि ये टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लेंगे। निशानेबाजी विश्व कप का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हो रहा है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निशानेबाजी विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पता होना चाहिए नई दिल्ली में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। किसान सम्मान निधि के बारे में मैंने आपको बताया था जब इसकी घोषणा की गई थी, जो अंतरिम बजट आया था उसमें इसके बारे में बताया था मैंने आपको उस वक्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को किसान सम्मान निधि योजना का उद्घाटन कर दिया है। ये जो योजना है इसके प्रारंभ में, मतलब इसका जो उद्घाटन समारोह था उसी के दरमियान जो है 1 करोड़ से अधिक किसानों को जो पहली किस्त थी 2,000 रुपये की वो दे दी गई है। तो 1 करोड़ किसानों के जो है 1 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये की जो पहली किस्त है वो दी जा चुकी है। यहाँ से इस ध्यान होना चाहिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद हो सकता है किसान सम्मान निधि के बारे में नहीं पता होगा। तो ये अंतरिम बजट में भारत सरकार की ये जो है ये योजना थी। इसके तहत जो भी किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है उनको जो है सरकार की तरफ से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है मदद दी जाएगी। तो उसी 6,000 रुपये का जो मतलब कह सकते हैं पहली किस्त थी 2,000 रुपये, वो किसानों के खातों में जा चुकी है। 1 करोड़ से अधिक किसानों को ये पहली किस्त दी गई है। तो यहाँ पर से ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अमेरिका में राजदूत के रूप में एक महिला की नियुक्ति की है। किस देश ने एक महिला को राजदूत के तौर पे नियुक्त किया है अमेरिका में, ये हमें बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अमेरिका में जो अपना राजदूत नियुक्त किया है वो एक महिला है। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका नाम आप यहाँ से देख सकते हैं, राजकुमारी रीमा बिन्त बांदर या फिर बंदार, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यही है रीमा बिन्त, जिनको कि अमेरिका में सऊदी अरब ने अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो अभी भारत यात्रा पे आए थे, तो ये जो है कह सकते हैं महिलाओं के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं सऊदी अरब में। तो एक और जो है महिला सशक्तिकरण के लिए एक ये बेहतरीन कदम है सऊदी अरब की तरफ से। रीमा बिन्त की अगर बात करें तो ये सऊदी अरब के जो अमेरिका में सऊदी अरब के पूर्व राजदूत थे बांदर बिन सुल्तान अल सऊद, इनकी जो है बेटी हैं रीमा बिन्त। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया है अमेरिका में सऊदी अरब का राजदूत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कि हाल ही में स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है। कौन हैं वो जिन्होंने स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, इसका हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी डी वाला, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। निकहत जरीन और मीना कुमारी, इन दोनों ने ही स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में। तो यहाँ पर से ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, किसने किस कैटेगरी में जीता है। तो अगर हम बात करें निकाहत जरीन की, तो इन्होंने फिलीपींस की आइरिस मैग्नो को 51 किलोग्राम भार वर्ग में हराया, जबकि मीना कुमारी ने फिलीपीन के खिलाड़ी आयरा विलेगास को 54 किलोग्राम भार वर्ग में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों ही पॉइंट आपको याद होने चाहिए, किसने किसको कितने भार वर्ग में हराया, ये अगर आपको याद हो तो बेहतर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्न में से किसके द्वारा प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का खिताब जीता गया। प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का खिताब किसने जीता। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि चेन्नई स्पार्टन्स ने प्रो वॉलीबॉल लीग 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसने किसको हराकर ये खिताब अपने नाम किया है, तो इसने कालीकट हीरोज़ को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रो वॉलीबॉल लीग है ये पहला सीजन था इसका, मतलब पहली बार जो है इसका आयोजन किया गया है। प्रो वॉलीबॉल लीग का जो आयोजन है वो भारत में एक इंडोर वॉलीबॉल लीग है ये, और इसका जो पहला संस्करण, मैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पहला संस्करण का आयोजन किया गया था, 2 फरवरी से इसका आयोजन शुरू हुआ था। ओके, सो यहाँ पर से ये दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 79वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन 26 फरवरी को कहाँ किया जाएगा, ये हमें यहाँ पर से बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में क्या स्थित है, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा भारतीय इतिहास कांग्रेस का। 26 फरवरी से इसका आयोजन होगा, 26 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। याद रखिएगा कि इससे पहले ये जो कांग्रेस है, ये जो सम्मेलन है, इसका आयोजन पुणे के सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में होने वाला था, लेकिन विश्वविद्यालय ने कहा कि हम लोग जो है फाइनेंस संबंधित जो है, अभी कह सकते हैं कि हमारी क्षमता नहीं कि हम इसका आयोजन कर सकें, तो इनके पास पैसा नहीं था, जिसकी वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। तो इस वजह से जो है इसका आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। ये जो सम्मेलन है इसमें देश भर के प्रमुख इतिहासकार शामिल होंगे, तो ये भी हमें यहाँ पर से ध्यान होना चाहिए। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है ये जरूर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ से देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, कुछ पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखे हैं मैंने, बस 3 पॉइंट हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, और मध्य प्रदेश में जिले हैं 52। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कमलनाथ। इसी तरीके से अगर बात करें सीटों की, तो विधानसभा के लिए हैं 231 सीटें, राज्यसभा के लिए 11 और लोकसभा के लिए है 29 सीटें मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर से मध्य प्रदेश ले चलता हूँ और देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप। अगर हम यहाँ से देखें कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है, तो हमको यहाँ पर से साफ तौर पर दिखेगा कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश गुजरात से भी लगा हुआ है, इसी तरीके से राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से। तो इतने राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रही है, ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। ये जो रिकॉर्ड बनाया है ये आयरलैंड के विरुद्ध इसने बनाया है। देहरादून में जो है आयरलैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ, और उसमें अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 278 रनों की पारी खेली, और इसी तरीके से जो अफगानिस्तान है वो इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला क्रिकेट टीम बन गया है। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई और उस्मान गनी, इन दोनों ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड क्या था, 17.3 ओवर में इन दोनों ने मिलकर 236 रनों की जो है साझेदारी खेली, और ये अंतर्राष्ट्रीय T20 में पहले विकेट के लिए सबसे बड़े जो है साझेदारी का जो है विश्व रिकॉर्ड इन दोनों के नाम हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, दोनों ही पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि आयरलैंड के विरुद्ध जो है इन्होंने इस मैच में ये रिकॉर्ड बनाया है। ओके, तो आप यहाँ पर से ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा BHU में लॉन्च किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है हमको, जो कि BHU में लॉन्च किया गया है अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि परम शिवाय। परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर है जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BHU में लॉन्च किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लॉन्च किया है। यहाँ से ध्यान रखिएगा 833 टेराफ्लॉप की जो है इसकी क्षमता है टोटल, और ये पूरी तरह से भारत में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। जो कंप्यूटर है इसकी मदद से
रिसर्च के जो काम जिनको महीनों लग जाते हैं उनको जो है कुछ ही कह सकते हैं सप्ताह में, और कई जो जिनमें कई साल लग जाते हैं उनको महीनों में कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसका जो है टाइम का काफ़ी ज़्यादा जो है बचत होने वाली है इस सुपर कंप्यूटर के द्वारा। साथ ही साथ इसका जो 40% है उसका इस्तेमाल नवोदय विद्यालय के छात्रों के द्वारा किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। ओके, तो यहाँ पर से ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इसको जो है ये सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू। उर्दू द्वितीय राजभाषा है उत्तर प्रदेश में। राज्यपाल हैं राम नाईक और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति गोविंद माथुर मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तर प्रदेश के। सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 100 सीटें, विधानसभा के लिए 404 सीटें हैं टोटल। और साथ ही साथ अगर बात करें राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए हैं 31 सीटें और लोकसभा के लिए हैं 80 सीटें उत्तर प्रदेश से। तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूँ और उत्तर प्रदेश के मैप में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श कर रही है। इस साइड से हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ से मध्य प्रदेश पड़ता है, इसी तरीके से हमारा राजस्थान है इस साइड से। यहाँ से अगर देखेंगे तो हरियाणा है और इधर से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा कि हरियाणा की सीमा उत्तराखंड को नहीं स्पर्श करती है। उत्तराखंड के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, काम चल ही रहा है उस पर, तो बहुत जल्दी आपको पूरा डिटेल में उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर से अगर देखेंगे तो झारखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है और बिहार की सीमा भी उत्तर प्रदेश को स्पर्श कर रही है। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पर से आपको नेपाल और उत्तराखंड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कितने राज्यों की सीमा, और नेपाल की सीमा भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा असम में 2 रेशम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने असम में 2 रेशम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये जो परियोजनाएं हैं इनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। स्मृति ईरानी पहले तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री, कपड़ा मंत्री हैं हमारी, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये जो परियोजनाएं हैं, पहली परियोजना है सॉइल टू सिल्क प्रोजेक्ट और दूसरी है एरी स्पन सिल्क मिल। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, दोनों का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी जो है रेशम परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर ने सबसे ऊंचा कैच लेकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर ने सबसे ऊंचा कैच लेकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है, और जो ये कैच पकड़ने वाली क्रिकेटर है उनका नाम है एलिसा हिली। तो आपको इस यहाँ से ध्यान होना चाहिए, इन्होंने 82.5 मीटर ऊंचाई से फेंकी गई क्रिकेट गेंद को कैच किया। ठीक है, तो 82.5 मीटर की ऊंचाई से जो गेंद गिराई गई थी उसको जो है इन्होंने कैच किया है। और इससे पूर्व ये जो रिकॉर्ड था ये 62 मीटर ऊंचाई के साथ इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर क्रिस्टेन बॉमगार्टन के नाम पे था। तो यहाँ पर से ये चीज़ भी हमको ध्यान होनी चाहिए, क्रिस्टेन बॉमगार्टनर के नाम पे था, जो जिन्होंने 62 मीटर ऊंचाई से फेंकी हुई गेंद को कैच किया था। तो अब जो नया रिकॉर्ड बना है वो बना है 82.5 मीटर की ऊंचाई से फेंकी गई गेंद का। यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे तो यही हैं जिन्होंने कि रिकॉर्ड बनाया है, एलिसा हेली, ये और ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। तो आप यहाँ पर से इनको देख पा रहे हैं और इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इनके पास देखिए सर्टिफिकेट भी आपको दिख रहा है। इसके बाद चलिए कल के कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। आज 10 ही क्वेश्चन रखते हैं, कल के कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि 19 फरवरी को प्रथम परिवर्तित विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी को प्रथम परिवर्तित विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण किया गया था। इसके बाद आपके लिए आज कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ई टूरिस्ट वीज़ा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू कर दी है। ये मैंने आपको बताया था, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा।
इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि भूदान का प्रथम उल्लेख किसके काल में मिलता है, या फिर कह सकते हैं भूमिदान। भूमिदान का जो प्रथम उल्लेख है वो किसके काल में मिलता है, किसके कालों के जो रचनाओं में मिलता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो सिंपल ही है ये, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।